ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास। ठीक है, गुड मॉर्निंग सुभाषिश, कैसा है भाई? ओके, सो सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आई एम गुड। आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले तो मुझे कौन बताएगा? इंदु बताएंगी व्हाट इज आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई क्या है? इंदु रिजर्व बैंक। हाँ, बताओ बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी ज़रूरत क्या है? इस बैंक की ज़रूरत क्या है? बाकी हमारे इंडिया में बैंक कम है, जो एक और नया बैंक है। बताओ इंदु, आरबीआई क्या है? आरबीआई की ज़रूरत क्या है? सर नहीं पता, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ सर, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। न्यू है, बिल्कुल बिगनर हूँ। अच्छा। तो आरबीआई बस ये पता है बैंक है। अच्छा, आरबीआई ये पता है मतलब बैंक है। वेरी गुड, मुझे तो इतना भी नहीं पता था, मैं भी साइंस स्ट्रीम से था। यू आर इंटेलिजेंट दैन मी। वेरी गुड। चलो, जयसलूमकर, ये बताना आरबीआई क्या है? जयसलूमकर सर, हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ, मतलब एक ऐसा मतलब फादर बैंक जैसा मतलब काम करता है, सब बैंक मतलब। फादर बैंक की तरफ काम करता है, सब बैंक इसकी बात सुनते हैं, राइट? यस यस सर। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है, आप मेरे को बेचलिए आपको दो चैप्टर कराने हैं। अब मैं ये दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंस आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, अंजलि जैन कह रही है आरबीआई सभी बैंक के पापा हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, ये दो चैप्टर मैंने आपको कराने हैं, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इन दोनों चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। मतलब आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको डिटेल में दोबारा से डिस्कस करूंगा प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करने के बाद। जो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी, वो हमने इन्फ्लेशन के टर्म्स में डिस्कस करी थी कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कैसे कम ज़्यादा करती है। ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। आज हम जब ये मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, इसको हम डेफिनेटली इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है। देखो, अगर आप लोग ये सोचते हो कि यार बैंकिंग और एसएससी का सिलेबस अलग होता है, ठीक है, बैंकिंग और एसएससी का सिलेबस अलग होता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि ये फैकल्टी बैंक का पढ़ा रहे, ये फैकल्टी एसएससी का पढ़ा रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है। भाई, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आरबीआई कब एक्स्टैब्लिश हुआ है, आरबीआई, पहले तो ये चीज़ समझो, आरबीआई कब एक्स्टैब्लिश हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो ये एसएससी का स्टैटिक है। स्टैटिक है, स्टैटिक एसएससी में स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। इकोनॉमिक स्टैटिक हो गया है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब एक्स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, अब आपने एसएससी क्लियर करके आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई पोस्ट मिल गया, आपको यही नहीं पता आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि ये बैंकिंग का टॉपिक है, तो फिर क्या हालत होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन इन डेप्थ जाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कोई कैलकुलेशन क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जैसे मैंने आपको रेपो रेट समझा दिया, तो उसने पूछ लिया कि ये इतना परसेंट रेपो रेट, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, वो आप फिर भी कह सकते हो यार थोड़ा बैंकिंग ओरिएंटेड है, बट वो भी वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि वो करंट अफेयर से ही पूछेगा। तो आप बैंकिंग और एसएससी के सिलेबस को पूरा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू द स्टैटिक पोर्शन। हाँ, डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स पोर्शन यू कैन डेफिनेटली डाइवर्सिफाई। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ है और आप कह रहे हो ये बैंकिंग का पोर्शन है, नहीं भाई, वो एसएससी स्टैटिक भी है। एसएससी स्टैटिक भी है। भारत का पहला बैंक कौन सा है, वो एसएससी स्टैटिक है, वो बैंकिंग रिलेटेड पोर्शन नहीं है। ये सब्जेक्ट का नाम ही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये तो कभी कंसिडर मत करना आरबीआई पढ़ा रहा हूँ तो ये बैंकिंग वालों का है। ठीक है,
ये बोथ एसएससी बैंकिंग दोनों में आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट, देखो आई होप कि एवरीवन क्रैक्स government exam here, those like if you are appearing for a banking exam or SSC exam or CGL NDA any exam you are appearing, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करें। बट मेरा ये कहना है कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो स्टडी इन डिटेल, लाइक कैपिटल मार्केट मनी मार्केट एक ऐसा चैप्टर है आज, लाइक मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो HCL पेटीएम के बैंक उसके बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर उनके पास कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है यार कैपिटल मार्केट मनी मार्केट से पूछता है, ठीक है। क्यों पूछता है भाई कैपिटल मार्केट मनी मार्केट से? वो आपको पता होना चाहिए आजकल का मार्केट डिमांड क्या है, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि एक तो आपका एसएससी क्लियर हो जाए, एक आपका बैंकिंग क्लियर हो जाए, एक आपका इंटरव्यूज क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको जैसे आपको मैं पूछ लूँ व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर, जैसे अंजलि ने मेरे यार आपको एंजल इन्वेस्टर ही नहीं पता तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे बात कर सकते? ये टर्म्स आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसमें आपके इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमें ये दो चैप्टर करना है, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड कैपिटल मार्केट मनी मार्केट, ठीक है। ये चैप्टर करवाने के बाद माई रोल विथ यू विल गेट ओवर, ओके, माई रोल विथ यू विल गेट ओवर। फिर आपको जो न्यू फैकल्टीज होंगी वो नए स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के टर्म्स पढ़ाएंगे और बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी भी मैं नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। देन माई रोल विल गेट ओवर, ओके। सबसे पहले और न्यू बच्चों के लिए जो नए रीसेंट ज्वाइनीज हैं उनके सारे चैप्टर्स दोबारा होंगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स 1 to 11 10 11 चैप्टर्स दोबारा होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए तो पैदा हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, हाँ जुनैद सर अभी स्टार्ट तो नहीं किया ना आपने? नहीं सर एक पॉलिटी का डाउट कर लूं पहले या भाई लास्ट में पूछो, लास्ट में, ओके ठीक है, लास्ट में पूछो। आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई सबसे पहली बात क्या है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर यहां लिखा है मुंबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां है लिखते जाओ, आज जो भी चीजें लिखते जाओ, अगले दो चैप्टर में लिखते जाना। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, ठीक है। अब आरबीआई जो बनता है, आरबीआई जो बना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था कि भाई हमारे पास एक आरबीआई बैंक होना चाहिए जिसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है, ठीक है। बैंकर्स बैंक कहा जाता है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी नहीं लिखा था कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जिसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। ये एक एक्ट के तहत बना है, ठीक है, एक एक्ट के तहत बना है, ठीक है। उस एक्ट का नाम क्या है? द एक्ट नेम इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत आरबीआई बना है। तो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई किस एक्ट के तहत बना है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। अब इसका जो मेजर काम क्या है? मेजर काम, अब ये स्लाइड सब छोड़ दो, इसका आरबीआई का मेजर काम क्या है आप श्रुतिका बताएंगी। श्रुतिका टेल मी व्हाट्स द मेजर रोल ऑफ आरबीआई? मेजर रोल ऑफ आरबीआई, श्रुतिका। सर एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज है उनके लिए। मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है और क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है, ठीक है, एग्रीड। मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है और क्या करता है? और एक चीज बताओ। सर आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग नाउ। You have to think. You have to think. There is no other option when the devil is on your head. सर कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है बिटवीन ऑल द बैंक्स ऑफ इंडिया। कोऑर्डिनेटर की तरफ काम करता है, think more. The devil is coming close to you. Coordinate the banks of India. Rest. What else? Don't you think that it regulates the currency of India? यस सर। ठीक है, आरबीआई भारत के करेंसी को रेगुलेट करता है, इश्यूज करेंसी नोट्स, ठीक है। तो इट डील्स विद करेंसी ऑफ इंडिया, हमारे देश के करेंसी को रेगुलेट करता है, करेंसी रेगुलेशन,
ठीक है, तो बेसिकली क्या है, करेंसी रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप करता है एंड कोऑर्डिनेट बैंक्स ऑफ इंडिया। तो ये 3 आरबीआई के मेजर फंक्शंस हो गए। शिवानी म्यूट करो बेटा, ठीक है। करेंसी रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट बैंक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था, कौन बताएगा? आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? फर्स्ट जन को न्यू ईयर होता है। फर्स्ट जन आरबीआई लिखो, आरबीआई नेशनल। अब ध्रुव अनम्यूट कर लो भाई। फर्स्ट जन 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। फर्स्ट जन 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट जन 1949 को आरबीआई नेशनलाइज तो हुआ था, ये नेशनलाइज का मतलब क्या है? नेशनलाइज का मतलब क्या है? ध्रुव हेडफोन यूज कर रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करो, यशिका नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? ओके ध्रुव, नो इशू। यशिका नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि आरबीआई नेशनलाइज हुआ था फर्स्ट जन 1949 को, तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइज? सर उसे प्राइवेट से मतलब गवर्नमेंट की वो मिल जाती है ओनरशिप। पूरी तरह हाँ सर, गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है ना फिर वो। नहीं, more than 51% of share, more than 51%, मतलब like approximately 51%, like more than 50% of share गवर्नमेंट के पास रहता है। more than 50% अगर शेयर किसी भी चीज का गवर्नमेंट के पास है तो उसको नेशनलाइज कह सकते हैं, मतलब more than half of the shares, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने जो लोगों को इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पढ़ाया था, मैंने कहा था उधर मैंने ये आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 यूज किया था, किसी को याद है कहाँ यूज किया था? इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को। सबसे पहले जो हेडफोन से यार माइक्रोफोन से ज्वाइन कर लो, वरना मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा देता, आप मेरे को चैट करके पूछ लेते। इतने लोग, पूर्वी, राघव, रवनीत, ऋषभ, व्हाई डोंट यू ज्वाइन विथ योर माइक्रोफोन? सुबोशेष, बताओ। ऋषभ, ये बताओ दोस्त, अच्छा आपने इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पढ़ा नहीं है उससे, कोई बात नहीं, नो सर। कोई बात नहीं। अंजलि जैन, इसने तो पढ़ा ही होगा। अंजलि अनम्यूट करो। कोई नहीं रवनीत, बट यू कैन यूज माइक्रोफोन, इसकी मीटिंग चल रही है। दिव्या, हिमांशी, कोई बताओ। अंजलि बताओ। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 मैंने कहीं और पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था? बताओ। किसी को याद नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। कोई और है जो बताइए। श्रुति का याद है? जुनैद याद है? जुनैद को तो याद होना चाहिए। सर रॉयल कमीशन था कुछ? नहीं, रॉयल कमीशन तो था जिसने आरबीआई बनाया था भाई। मैंने बताया था कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के जो सेकेंड शेड्यूल में बैंक्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कहाँ? उसको शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। और आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में जो सेकेंड शेड्यूल में बैंक्स नहीं होते उसको नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। ये मैंने वहां पे कोट किया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और लिखवाया भी था अगर आपको याद हो, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो चैप्टर तो जो लोग नए हैं उनका दोबारा होगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई
कौन है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? फर्स्ट इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख। सुभाषिष ने सही बोला, फर्स्ट इंडियन गवर्नर है। अगर मेरे को फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए तो ऑसबोर्न स्मिथ है। कौन है? ऑसबोर्न स्मिथ। कौन है? ऑसबोर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन आएगा भाई पेपर में। फर्स्ट गवर्नर पूछा जा रहा है तो वो ऑसबोर्न स्मिथ है। अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछा जा रहा है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, सो ही इज मिस्टर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ठीक है। तो बेसिकली आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एस्टैब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट 1934 से एस्टैब्लिश हुआ, बना आरबीआई। इसका मेजर काम भारत में मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप करना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप करना, नोट्स को रेगुलेट करना और बैंक्स को कोऑर्डिनेट करना। फर्स्ट गवर्नर इसके ऑसबोर्न स्मिथ है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख है, ठीक है। आरबीआई के अभी करंट गवर्नर कौन है? करंट गवर्नर, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांत दास। मिस्टर शक्तिकांत दास इज करंट गवर्नर। इससे पहले कौन थे? इससे पहले शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? चलो हमें क्या लेना ना, छोड़ो, ठीक है। अरिजीत पटेल नहीं, उर्जित पटेल, नाम गलत लिखा है, ठीक है। अब कोई नहीं सुभाषिष यार देखो, इफ यू कमिट अ मिस्टेक नो नीड टू से सॉरी, बिकॉज यू आर हियर टू जस्ट लर्न, ठीक है। अगर मिस्टेक कमिट करोगे ना तो नहीं करोगे तो यू वोंट लर्न, नो नीड टू से सॉरी, ठीक है। अब आरबीआई कौन सी पॉलिसी निकालता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है किस चीज के लिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हमें ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है। आरबीआई का तो खेल यहीं खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, देखते हैं कितना ज्ञान किसको है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई निकालता है। क्या खाली भारत का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है? क्या भारत का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है? कौन बताएगा? जुनैद तो आज चुप है। जुनैद बता दे भाई, क्या भारत का आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है? फिर कौन निकालता है? अच्छा, आज जो न्यू स्टूडेंट है ना, एक बार अपना ना फर्स्ट क्लास जिसकी है, फर्स्ट या सेकंड क्लास जिसकी है, आप प्लीज एक बार मेरे को ना चैट बॉक्स में लिख ले, एक बार चैट बॉक्स में लिख ले। आज जो न्यू स्टूडेंट है, जो जिसकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास है, एक तो रवनीत है, अस्मिता है। लेट मी राइट डाउन योर नेम, वेट, हाँ मैं पेन भी नहीं लेकर आया, वेरी गुड। रवनीत, अश्मिता, शिवानी, राइट। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रवनीत, एक मिनट आराम से। अस्मिता इज देयर, ओके, मैं लिख लूंगा बाद में। फोर्थ क्लास, ठीक है। आप जो भी फर्स्ट सेकंड क्लास ले रहे हैं ना वो मुझे बता दें बस, सो आई कैन गिव योर नेम, सो आपकी क्लासेस अरेंज हो, ठीक है, आपकी क्लासेस अरेंज हो। मनीष इट्स फोर्थ क्लास, ओके फाइन। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे कि खाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है? खाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है और कोई भी निकालता है? और कोई भी निकालता है? बताओ, और कोई निकालता है? बताओ। दुनिया के कोई भी सेंट्रल बैंक, दुनिया में कोई भी सेंट्रल बैंक हो, वो अपने देश के लिए अब यूएसए का सेंट्रल बैंक है,
वो अपने देश की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी निकालेगा? मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगा। चाइना का सेंट्रल बैंक है, वो अपने देश के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी निकालेगा? मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगा। तो एनी सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब गिव्स अप मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। बैंकर्स बैंक, द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, और यू कैन से द मदर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया इज आरबीआई। तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। तो आप प्लीज लिख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ अ कंट्री। Monetary policy is the policy of central bank of a country to control liquidity in the market, and money supply in the country. Monetary policy is the policy of a central bank of a country. Monetary policy is the policy of a central bank of a country to control liquidity in the market and money supply in the country. मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आ गया? अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है भाई? मार्केट में जो पैसे का प्रभाव है, लाइक हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा था, द फ्लो ऑफ मनी जैसे ही मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है और इन्फ्लेशन होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करना है? इस मनी सप्लाई को कम करना है। मानते या नहीं मानते? इस मनी सप्लाई को कम करना है, और तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो मार्केट में लिक्विडिटी को कम करता है या मनी सप्लाई को कम करता है। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के ना भाई बहुत सारे तरीके होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन से तरीके होते हैं? कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसीज आपको पता है? ये बताओ, कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसीज आपको पता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इन्फ्लेशन में, बट मैं यहां पे दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन सी होती है? बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी है। रिवर्स रेपो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है। कैश रिजर्व रेशियो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है। ये हमने इन्फ्लेशन के टर्म्स में पढ़ा था, यहां पे भी पढ़ेंगे। सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। ये सारे हमें यहां दोबारा पढ़ने, इसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़नी है। तो अभी तक मैंने क्या बताया? आरबीआई एक ऐसी पॉलिसी निकालती है मार्केट में पैसे के फ्लो को कम करने के लिए, ठीक है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से एस्टैब्लिश हुआ था। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से एस्टैब्लिश हुआ था, मुंबई में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये नेशनलाइज्ड 1 जनवरी 1949 का हुआ था। इसके फर्स्ट गवर्नर का नाम ऑसबॉर्न स्मिथ था। अगर मैं ये पूछूं, इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे, ठीक है। अब यार आरबीआई के अंडर भी मॉनेटरी पॉलिसी निकलती है, बट मॉनेटरी पॉलिसी के मैटर को डील करने के लिए, अब आरबीआई तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जैसे आपके कॉलेज है, कॉलेज में यार आपके कॉलेज के डायरेक्टर बहुत काम करते हैं, बट अगर आपके कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। उसी तरीके से आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने के लिए एक कमेटी बनाई है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी का क्या नाम है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम क्या है? यशिका क्या नाम है? द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब अपना आप म्यूट मत करना, क्योंकि ना मुझे ना बात करके पढ़ाना अच्छा लगता है। ऐसे पढ़ रहे हो जैसे ना कि मैं रेडियो और आप सुन रहे हो।
ठीक है सर, जब सब्जी वाले भैया आएंगे तभी करूंगी। तेरे सब्जी वाले भैया से तो मैं बहुत परेशान हूँ। आरबीआई की कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी करती है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फाइन। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन है? सबसे पहले तो ये बताओ, इस कमेटी का एक चेयरमैन होना चाहिए, वो कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? बताओ, कौन बताएगा? अरे बाकी लोग भी बताओ यार, क्षितिज ने बता दिया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के चेयरमैन है गवर्नर ऑफ आरबीआई। वेरी गुड क्षितिज। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन है गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो भी बंदा आरबीआई का गवर्नर बनेगा वो इस कमेटी का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन है, ठीक है। अब इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं? इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? ठीक है कृतिका, वेरी गुड। इस कमेटी में 6 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? ये सारे क्वेश्चन से याद कर लेना, 6 मेंबर्स, ठीक है। तो लिख लो, देयर आर द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। देयर आर 6 मेंबर्स इन दिस कमेटी। बट मेरी एक बात बताओ कि मुझे एक बात बताओ कि इस कमेटी में देखो चेयरमैन, तो अब देखो 6 मेंबर है। एक बात, हम यहाँ पे 6 मेंबर ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 5 यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक चेयरमैन है, ठीक है, एक चेयरमैन है, ठीक है। बट चेयरमैन तो यार आरबीआई को संभालता है, इस बंदे के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये चेयरमैन है, हर दिन नहीं आएगा। बट मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसने किसी और को दे रखा है। वो कौन है जो मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्योंकि इसको तो पूरा आरबीआई चलाना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने किसी और को दे रखा है। वो कौन है? हु डील्स विद मॉनेटरी पॉलिसी? बताओ। डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर। वेरी गुड क्षितिज। डेप्यूटी गवर्नर इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। डेप्यूटी गवर्नर को इंचार्ज बनाया है मॉनेटरी पॉलिसी। डेप्यूटी गवर्नर इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। डेप्यूटी गवर्नर इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? फाइन। डेप्यूटी गवर्नर है इंचार्ज मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है, इतना समझ में आ गया? श्रुति का अनम्यूट करना एक बार, श्रुति का अनम्यूट करना। श्रुति का बेटा, अभी तक मैंने क्या क्या बताया, यू जस्ट रिपीट दैट। सर तो आज हम आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज, उसमें आपने बताया कि आरबीआई का हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई और इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। प्रेजेंट गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास एंड इसके फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सीडी देशमुख। आरबीआई के दैट इट कोऑर्डिनेट्स द बैंक्स ऑफ इंडिया, करेंसी रेगुलेशन करता है और मेंटेन करता है कि सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को मेंटेन करता है, ठीक है। ओके फाइन। और मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं और उनका जो चेयरमैन होता है दैट इज द आरबीआई गवर्नर, तो वो एक्स ऑफिशियो वाली हो गई। एंड इनका जो डिप्यूटी गवर्नर होता है वो होता है इंचार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोगों ने बात करी कि 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, ये बात करी ना, ठीक है। इन शी ऑल्सो रिपीटेड, श्रुतिका ने भी रिपीट करा। अब हमें ये देखना है कि ये 6 मेंबर होते कौन कौन है, कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 6 मेंबर्स, ठीक है। एक तो हो गए चेयरमैन साहब, एक हो गए चेयरमैन साहब, ठीक है। तो नंबर 1 इज चेयरमैन। एक हो गए डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी गवर्नर जो कि चेयरमैन है। तो 2 तो ये हो गए, ये हो गए दूसरे, ठीक है। अब
अब कितने बचे? 2, 3 मेंबर्स लिखो, 1 is chairman, 1 is deputy chairman. The other three members are appointed by central government of India. The other 3 members are appointed by central government of India. गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर अ टर्म ऑफ कितने साल के लिए अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, देश की सरकार अपॉइंट करती है, कितने साल के लिए अपॉइंट करती है? एक तो हो गए चेयरमैन, एक हो गए डिप्यूटी चेयरमैन, 3 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये कितने साल के लिए अपॉइंट करती है? ध्रुव ने कहा है 5 years, श्रुतिका ने कहा है 5 years. नो, दे आर अपॉइंटेड फॉर 4 years. 4 years. ठीक है, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5. एक आरबीआई का ऑफिसर मेंबर होता है, एक कोई भी आरबीआई का ऑफिसर, ठीक है, मेंबर होता है। लिख लो द थर्ड वन मेंबर is an officer of RBI. One member is an officer of RBI. RBI का खुद का ऑफिसर होता है, ठीक है। Who is selected? One member is an officer of RBI who is selected by Central Board of RBI. One member is an officer of RBI who is elected by the Central Board of RBI. ठीक है, तो क्या बोला मैंने अभी तक? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। पहला मेंबर है चेयरमैन, दूसरा मेंबर है डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। एक मेंबर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड, आरबीआई का ही एक ऑफिसर होता है, और 3 मेंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 साल के लिए अपॉइंट करती है। क्लियर हो गया सबको? शिवानी दुबे अनम्यूट करना। शिवानी अनम्यूट करो। करो जल्दी, फास्ट। शिवानी, कैन यू हियर माय वॉइस? शिवानी को आवाज ही नहीं जा रही मेरे ख्याल से। मनीष अनम्यूट करो। मनीष। यस सर। मनीष, कौन कौन से मेंबर होता है, एक बार रिपीट करो। 6 मेंबर्स, एक करके। सर इसमें 6 मेंबर होते हैं। एक मेंबर चेयरमैन, सेकंड इज डेप्यूटी चेयरमैन, एंड एक मेंबर होता है ऑफिसर ऑफ आरबीआई, एंड अदर 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 4 years. मनीष, अभी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? सर बीजेपी। अच्छा, यस। बाय बीजेपी नहीं है, एनडीए है, ठीक है, आपने सही बोला। इट्स एनडीए, ठीक है। अलाइन उन्होंने अपने एलाइंस के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। बीजेपी के पास में, तो आप जब भी बोलोगे तो एनडीए बोलना, ठीक है। सर फुल फॉर्म क्या है इसका? किसकी? नेशनल डिफेंस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ना। ओके सर, ठीक है, ओके। क्योंकि उसमें उसका शिवसेना और उसका वाला सबका हेल्प है ना उसका, ठीक है। अब ओके सर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के 2 तरीके होते हैं। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं, पहले तो ये देख लो। एक होता है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स बोलो, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव।
ठीक है, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव। अब मुझे ये बता दो कि भाई क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। बहुत आसान होता है, कौन बताएगा? चलो इसमें से कोई भी 3 बता दो, ऐसे ही ट्राई मारो, गलत हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? गलत हो गया तो कोई फर्क सर नहीं। मैं बताऊं? हाँ यशिका बताओ। सर क्वांटिटेटिव तो वो होते हैं जो ओवरऑल मनी सप्लाई के ऊपर मतलब उनका फोकस होता है, कंट्रोल होता है। अच्छा ये क्या होता है? तो उनमें तो बैंक रेट, रेपो रेट। अच्छा ठीक है, लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं आप सही हो गलत हो। बैंक रेट, रेपो रेट, आ गए भाई, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, और बताओ SLR। ठीक है, इधर बताओ इसमें क्वालिटेटिव में क्या होता है? क्वालिटेटिव सर में मुझे उसका एग्जैक्टली रीजन तो याद नहीं है, बट मुझे उसके जो वो है वो पता है। वो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट और मनी रेशनिंग और एक और होता है, वो मुझे याद नहीं है। एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने 3 ही पढ़े थे ना, तो मुझे तो वही याद है। चलो मतलब 3 में से भी 2 ही याद है। देखो इंद्रनील आपको क्या लिख रहा है। ठीक है, अंजलि जैन ने लिखा है डायरेक्ट एक्शन। हाँ भाई बिल्कुल होता है। क्वालिटेटिव में होता है क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग अभी आगे पढ़ेंगे, एक सब होते क्या है, क्रेडिट रेशनिंग लिख लो आप, क्वालिटेटिव में लिख लो क्रेडिट रेशनिंग नंबर 1। ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन सुना है? मोरल सुएशन। अगला है कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। ठीक है, सो क्या क्या है? क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। ठीक है, अगला है डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, डायरेक्ट एक्शन। मैं क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूं। फिर है पब्लिसिटी, पब्लिसिटी। ठीक है, पब्लिसिटी। और लास्ट वाला है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन नहीं आता, इसमें नहीं आता, उधर आएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन अनम्यूट करेगा? सब तो हेडफोन में है। कृतिका अनम्यूट करो, कृतिका अनम्यूट करना। कृतिका, जी सर। कृतिका ये बताओ मैंने क्या क्या बताया क्वालिटेटिव में, जल्दी बताओ। सर क्रेडिट रेशनिंग, हम्म, मॉरल सुएशन, मोरल सुएशन। ठीक है, बोलते जाओ। कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी पब्लिसिटी, और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। रेगुलेशन। ठीक है, ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी, कंट्रोल थ्रू कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके इलैबोरेट करेंगे, फिर हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं भाई क्रेडिट रेशनिंग होता क्या है। सबसे पहले आते हैं क्रेडिट रेशनिंग। मैं एक एक चीज लिखवा दूंगा, पहले बताओ होता क्या क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग, व्हाट इट इज, व्हाट इज क्रेडिट रेशनिंग? कौन बताएगा? मनीषा बताएंगे। अब मनीषा अनम्यूट कर लो, मनीषा अनम्यूट कर लो, बताओ व्हाट इज क्रेडिट रेशनिंग? बताओ, अनम्यूट करके बताओ। आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट अप्लाइंग सम कोटास।
नहीं, हाँ मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बताओ। चलो लिख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ, लिख लो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा, मनीषा हैज अ माइंड प्रॉब्लम, राइट डाउन द क्रेडिट रेशनिंग is the limitation on the lenders to supply a limited sum to the borrowers, for the banks, central bank of the country put such limitation. ठीक है, इधर देखो, एक जगह हमारे पास होते हैं लेंडर्स जो पैसे देते हैं। देखो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, करना क्या है, सबका फंडा क्या है भाई, मनी सप्लाई कम करनी है। क्यों? मनी सप्लाई कम होगी तभी इन्फ्लेशन कम होगा। तो यहां पर क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है कि लेंडर जो बोरोवर को पैसे दे रहा है, सपोज लेंडर एसबीआई बैंक है और बोरोवर सपोज इंदू बोरोवर है। अब एसबीआई पे रोक लगा देगा कि भाई तू इससे ज्यादा पैसे इसको नहीं दे सकता, इंदू को इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। क्यों? अगर इंदू को ज्यादा पैसे लोन दिया जाएगा तो इंदू के पास मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली ज्यादा पैसे आने पर इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये ज्यादा चीजें खरीदने जाएंगी, और ज्यादा चीजें खरीदनी जाएंगी तो चीजें मार्केट में कम हो जाएंगी और महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन। ये हमने कंसेप्ट इन्फ्लेशन चैप्टर में सीखा था। तो क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि जो लेंडर है उस पे रोक लगाता है या उस पे मतलब एक बार लगा देता है कि इससे ज्यादा आप बोरोवर को लेंड नहीं कर सकते। और जब ये बैंक का केस आता है तो ये लगाते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट सेम नहीं है। अगर जब आप क्रेडिट को दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, अगर आप किसी बैंक से जैसे विजय माल्या है, वो लोन लेकर यहाँ से चले गए थे, तो उस केस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बैंक का बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट चैलेंज, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट स्टेप्स आर टेकन। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्रेडिट रेशनिंग समझ में आ गया? क्रेडिट क्या लिखा? क्रेडिट देखा कि वो तो लोन देते हैं नहीं, क्रेडिट देख के ही तो लोन देते हैं ना। क्रेडिट मतलब यहाँ पे जो पैसे उधार देने की बात कर रहे हो, आपके एसेट्स देकर भी लोन देते हैं, क्रेडिट देकर भी लोन देते हैं, या आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट देकर भी लोन देते हैं कि आपका कितना इनकम है, एक्सपेंडिचर है। जैसे अंबानी वगैरह है, उनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको उस हिसाब से लोन मिलेगा। मेरा बैलेंस शीट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे मेरे हिसाब से लोन मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि लेंडर्स पे रोक लगाता है कि वो बोरोवर्स को कितने पैसे दे सकता है। ठीक है, लेंडर्स पे रोक लगाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट रेशनिंग। इंद्रनील समझ में आ गया ये कंसेप्ट? यस, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स ये क्या होता है? कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स ये क्या होता है? कौन बताएगा? ये क्या होता है बताइए प्लीज, कौन बताएगा? कोई भी बता दो। इंदू बताना कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स क्या होता है। Sir, in this, basically when RBI issue any kind of statement to regulate their policies. और मतलब they give oral or written statements, okay, oral or written statements
टू एंड इट कैन बी डन इन फॉर्म ऑफ अ गाइडलाइन, एक गाइडलाइन सेट कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि संभवी इज डूइंग समथिंग विच इज अनएथिकल या ठीक नहीं कर रही है, तो मैं संभवी को बोल सकता हूँ कि संभवी ऐसे मत करिए, ये गलत है, ठीक है, आप मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा रही हैं, प्लीज इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो एक गाइडेंस करना या आपसे एक रिक्वेस्ट करना, प्लीज ऐसे मत करिए, एक अपील करना, दरखास्त करना, लाइक या तो फिर अगर आप इन दोनों चीज से नहीं मान रहे तो फिर जैसे अंजलि जैन ने बोला है वार्निंग देना, इन्होंने लिखा है अभी वार्निंग देना, हाँ डोंट डू दिस, आपकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया? तो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। RBI issues oral or written statements, RBI issues oral or written statements, guidelines, RBI issues oral or written statements, guidelines, appeals and warnings, etc. to the banks, RBI issues oral or written statement, guidelines, appeals and warnings, etc. to the banks, ठीक है, oral written statement, guidelines और appeal और warning देते हैं, ठीक है, ये देते हैं बैंक्स को। समझ में आ गया? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आया या नहीं आया यार? नहीं आया तो ये बोलो कि नहीं आया, दोबारा बताओ। आया तो बोलो हाँ आ गया। मतलब बेसिकली इसमें ये होता है कि गाइडलाइंस देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, अपील करते हैं कि भाई अब ऐसे कदम ना उठाएं जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ना बढ़े, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, आता है मोरल सुएशन। नाउ ये क्या होता है? व्हाट इज मोरल सुएशन? क्या होता है, कौन बताएगा? हिमांशी बताओगे बेटा? What is moral suasion? बताओ। What is moral suasion? हिमांशी? Don't know. Okay. चेल्सी भी आज हेडफोन पे है, दीक्षा हेडफोन पे है। जैस लुकर, व्हाट इज मोरल सुएशन? व्हाट इज मोरल सुएशन डियर? सर पता नहीं सर, डोंट नो। प्रेशर फ्रॉम, ओके फाइन। इन्होंने लिखा है, क्षितिज ने, प्रेशर फ्रॉम आरबीआई टू बैंक्स चेंज बिहेवियर। प्लीज राइट डाउन। सिद्धार्थ ने भी लिखा है चेंज बिहेवियर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एथिक्स ऑफ आरबीआई अप्लाइज बाय सेंट्रल बैंक्स। यशिका तूने कहाँ से देखा? पहले तो तू ये बता। कहाँ से देखा? याद आया क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के अप्रोचेस। लिखो मॉरल सुएशन क्या होता है। अच्छा 12th में पढ़ा था। लिखो आरबीआई uses informal means or psychological means ठीक है, to control credit flow by guiding the bank। या तो ये लिख लो RBI uses informal means or psychological means for guiding the bank। RBI क्या करता है? इनफॉर्मली बताता है यार भाई ऐसे मत कर, दिक्कत हो रही है मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है। या साइकोलॉजिकली अप्रोच करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई आपके ज़्यादा लोन देने की वजह से मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है, लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं और हम उतनी तरह का, हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है, इतनी तरह सप्लाई कर रहे हैं और लोगों की डिमांड बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो इन अ सेंस दे ट्राई टू कन्विंस द बैंक इनफॉर्मली, नॉट ऑन अ फॉर्मल चैनल, मेल्स या कॉल्स के थ्रू नहीं। Psychological means like explaining them the scenario
सिनेरियो कि आपके ऐसे करने से क्या क्या हो सकता है, और अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो तो आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है। वी कैन लीड टू टेक एन एक्शन। अगर मैं इंद्रनील को बोल रहा हूँ, पहले तो मैं इंद्रनील को ये बताऊंगा भाई ऐसे कर लो, यू डू दिस वे। इंद्रनील फिर भी नहीं मान रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई आपके ये करने से ये नुकसान हो रहा है, ठीक है, फिर भी इंद्रनील नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ भाई सुधर जा, अगर तू नहीं करेगा तो फिर मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज साइकोलॉजिकल अप्रोच, मेकिंग यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, explaining you the things. If you are still not understanding, taking action against you, that's the last step. ठीक है इंद्रनील, ठीक है, ओके। अब आते हैं बात, व्हाट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है? सर इन डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, इफ कोई नॉर्मल बैंक है वो फुलफिल नहीं करती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई ने प्रोवाइड किया है, तो आरबीआई के एक डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स दैट। डायरेक्ट एक्शन लेकर फिर क्या करती है? मतलब उनको पिनलाइज करती है। वेरी गुड, पेनल्टी लगाती है, पिनलाइज करती है, ठीक है। हिमांशी कह रही ये तो आता था, ठीक है। अब पेनल्टी लगाती है डायरेक्ट एक्शन। अगर आरबीआई के नॉर्म्स को कोई बैंक्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करती तो दे कैन चार्ज पेनल्टी। तो लिख लो, इफ द बैंक्स डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, if the banks do not fulfill the requirements and conditions, if the banks do not fulfill the requirements and conditions, the central bank takes direct action. The central bank takes direct action. If the bank is giving credit, beyond the limit RBI charges, ठीक है, beyond the limit RBI charges, if the bank is giving credit beyond the limit RBI charges, RBI can impose penalty. अब बैंक लोन दे रही है, आरबीआई ने बैंक को बोला है कि भाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन नहीं दे सकता, और बैंक यहाँ पे अपने फायदे के लिए 3 करोड़ रुपए लोन दे रही है, ठीक है। आरबीआई ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, फिर क्या भाई सीधा क्या करोगे, पेनल्टी ले लो, डाल दोगे। आप इतना पैसा आपने फालतू दिया, पेनल्टी दो। तो जो आरबीआई ने लिमिट सेटअप किया है उससे ज्यादा कोई बैंक करती है तो उस पर पेनल्टी लग जाता है, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट एक्शन, किसी की कोई नहीं सुनता। अब नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। व्हाट इज पब्लिसिटी? पब्लिसिटी क्या है बताओ, कौन बताएगा? ये तो इजी है यार। क्षितिज अनम्यूट कर ले दोस्त, बोलो व्हाट इज पब्लिसिटी? आई कांट हियर यू क्षितिज। यस, बहुत लोगों ने लिखा है, मेरे को क्षितिज की आवाज नहीं सुनाई दे रही, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बहुत लोगों ने लिखा है कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना, टू मेक सिटीजन्स अवेयर कि भाई ज़्यादा लोन लेने से आप डिमांड तो फुलफिल कर लोगे बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपके ज़्यादा लोन लेने के वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ सकती है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट मनी मार्केट, ठीक है। प्लीज राइट डाउन पब्लिसिटी, टू एजुकेट द पीपल about the money market instruments. मुझे एक पेन देना, पेन। To educate the people about money market instruments. ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पीपल को अवेयर करना। सर गवर्नमेंट आए दिन अपने पॉलिसी में लोन की स्कीम क्यों रखती है? सर फिर गवर्नमेंट आए दिन अपने पॉलिसी में लोन्स की स्कीम्स क्यों रखती है? गवर्नमेंट आए दिन अपने पॉलिसी में लोन्स की स्कीम्स इसलिए रखती है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि अभी जो सिनेरियो है
एक बार जुनैद अनम्यूट कर और मुझे पता है कि तू अभी के सिनेरियो में बोल रहा है या जनरलाइज बोल रहा है। अभी के सिनेरियो में देखो, अभी गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो गवर्नमेंट को लोन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ना एक बैलेंस ले डाउन करना है, लोगों को इतना सक्षम बनाना है, और दे वांट टू मेक द पीपल सो मच केपेबल दैट दे कैन एटलीस्ट अटेन देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरी करें। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट अपने आए दिन अपने स्कीम्स में लोन्स रखती है। जैसे किसी के पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, इस ठंड में गवर्नमेंट का काम बनता है उसको शेल्टर प्रोवाइड करना। किसी के पास कोई बेरोजगारी चल रही है, उसके लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो गवर्नमेंट के दायित्व बनता है, गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बिजनेस के लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और अब तू बोलेगा इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, बट गवर्नमेंट के एजेंडाज भी होते हैं कि रिच और पुअर के बीच का गैप को मिनिमाइज करना, और ऑब्वियसली उन चीज़ों को पूरे करने के लिए और भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लोन देती है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अंधाधुंध लोन दे रहे हो और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया जुनैद? ओके, यस। ठीक है, अब दो चीज़ और कर लेते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये क्या होता है भाई? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन इसी में कर लो। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या होता है? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन होता क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन बताएं। What is consumer credit regulation? Regarding the credit that will be given to the consumers. No, what exactly it is? ये होता क्या बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ। कृतिका, कनिका, कोई भी ट्राई कर लो। What is consumer credit regulation? Anyone? चलो मैं ही बता देता हूँ। सपोज देखो आप, जुनैद अनम्यूट करना एक बार। जुनैद, यस सर। जुनैद यार, कोई सामान इंस्टॉलमेंट में खरीदता है, सुना है? इंस्टॉलमेंट में। यस सर। ठीक है, अंजलि ने आंसर लिख दिया। इंस्टॉलमेंट में खरीदता है तो होता क्या है ना दोस्त, कि अगर सपोज तूने बाइक खरीदा इंस्टॉलमेंट में, 1 लाख की बाइक है, सपोज 1 लाख की बाइक है। ठीक है, अब मैंने इसको 50 इंस्टॉलमेंट में कर दिया, 50 इंस्टॉलमेंट में, है ना? अब क्या होगा कि यार 50 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए, 50 इंस्टॉलमेंट में इंडिया में हर बंदा बाइक खरीदने जाएगा? हर बंदा बाइक खरीदने जाएगा, क्योंकि उसको तो अपनी मंथली इनकम से पता भी नहीं चल रहा कि 50 इंस्टॉलमेंट या मैंने 100 इंस्टॉलमेंट में कर दिया या 200 इंस्टॉलमेंट में कर दिया। तो हर बंदा बाइक खरीदने जाएगा और मार्केट में क्या होगा? बाइक क्राइसिस होगा, बाइक की क्राइसिस होगी और बाइक के दाम बढ़ जाएंगे। ये इतना मानते हो? इस चीज को मानते हो? मार्केट में बाकी लोग सो रहे हैं क्या? मार्केट में बाइक का क्राइसिस होगा। और तो होता क्या है, जो इंस्टॉलमेंट है या डाउन पेमेंट है, इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है कि हद से ज्यादा आपको इंस्टॉलमेंट्स ना दिए जाए। आपको इंस्टॉलमेंट्स जरूर दिए जाए, बट आपको हद से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स ना दिए जाए, जिसकी वजह से हर बंदा वो सामान खरीदने जा रहा है और मार्केट में क्राइसिस हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। सो देयर शुड बी अ लिमिटेशन इन द इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? उसी को कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहते हैं। आगे बाकी लोगों को समझ में? यार तुम आंसर नहीं देते ना, हाँ या ना, कुछ भी नहीं बोलते, तो पता क्या लगता है यहाँ से कि चीजें कन्वे नहीं हो रही है। ठीक है, अब लिखो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, रेगुलेशन रिगार्डिंग डाउन पेमेंट and maximum maturity of installment for purchase of goods. Regulation regarding down payment and maximum maturity of installment for purchase of goods.
ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और चीज लिख लेते हैं जो अंजलि ने शायद स्टार्टिंग में बोला था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये क्या होता है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है, कौन बताएगा? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कौन बताएगा क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता है क्या? बताइए प्लीज। कौन बताएगा? श्रुतिका बताओगे? देखो, एब्जॉर्बिंग सरप्लस लिक्विडिटी, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड। देखो मार्केट में यार, देखो सपोज श्रुतिका अनम्यूट करो, आई डोंट नो के बच्चे अनम्यूट करो, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। यस सर। श्रुतिका, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? सर फाइनल ईयर है मेरा अभी। किस चीज में? बी फार्मेसी। बी फार्मेसी, फ्रॉम विच कॉलेज? फ्रॉम KIET। काइट, गाजियाबाद। यस सर। ओके फाइन। श्रुतिका एक बात बताओ कि लाइक आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल गेट मैरिड? होप सो? आई डोंट नो। यू डोंट नो? अरे हो गया पक्का, यू विल कॉल अस आल्सो, है ना? तब तक आप कुछ बन जाओगे एंड यू विल डेफिनेटली कॉल अस, ठीक है? तो सपोज योर फैमिली माइट बी थिंकिंग फॉर योर मैरिज राइट नाउ। जुनैद तुझे कैसे पता है कि वो मैरिज करेगी नहीं करेगी? तू अलग ही हद है, दुनिया अलग जा रही है, तू अपने हिसाब से जा रहा है, उसको नहीं पता, तुझे पता है। एनसाइक्लोपीडिया हो रहा है तू, ठीक है? श्रुतिका, सी योर फैमिली माइट बी थिंकिंग, so your family might be saving money, यस सर। ठीक है? अब सपोज योर फादर इज अर्निंग और मदर इज अर्निंग 1 करोड़ रुपीज, करोड़ों से कम तो हमारे यहाँ पे बात ही नहीं होती, 1 करोड़ रुपीज। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अंकल या आंटी वुड बी स्पेंडिंग कि ये जो 1 करोड़ रुपी है, ये अगर मार्केट में स्पेंड कर दे, 1 करोड़ रुपी मार्केट में स्पेंड कर दे, तो यार मार्केट की डिमांड तो बढ़ गई, मार्केट में डिमांड बढ़ गई और महंगाई बढ़ जाएगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पे ना बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अब क्या है ना, इनके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए एक साथ मार्केट में स्पेंड कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत स्मार्टली या बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करती है। वो क्या करती है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम निकालती है। क्या निकालती है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है भाई? इस स्कीम में ये होता है कि आप अपने 1 करोड़ रुपए जो आपके पास है, उसमें से आप मंथली 50 लाख रुपए या 50,000 रुपए, लेट अस मेक इट 50,000, ये जो 50,000 है भाई, आप सेव कर लो, 50,000 सेव कर लो। अब उतना पैसा मार्केट में कम किया, या 50 लाख रुपए सेव कर लो, 50 लाख सेव कर लो। अब ये फ्यूचर के लिए, आपके मैरिज के लिए आपके पेरेंट्स ने सेव कर लिया। अब क्या, अब मैंने मैरिज का नाम, यू वुड बी थिंकिंग मैंने मैरिज का नाम क्यों लिया? क्योंकि गवर्नमेंट मैरिज के नाम पर, बेटियों के मैरिज के नाम पर बहुत स्कीम्स निकालती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, विच इज अ मैरिज स्कीम फॉर देयर किड्स, लाइक फ्यूचर में। अब हर महीने आपके फादर अपने एक इनकम से यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए तो वो सेविंग हो गई, आपके फादर या आपकी फैमिली के लिए वो सेविंग हो गई, बट गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो दे आर इनडायरेक्टली विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द मार्केट। समझ में आ गया? यस सर। इससे बड़ी एग्जांपल नहीं था। बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। जुनैद तुझे तो समझ में आ गया, तुझे तो बहुत कुछ समझ में आ गया कि वो शादी करेंगी, क्या करेंगी, वो सब तुझे समझ में आ गया। नाउ राइट, market stabilization scheme, market stabilization scheme, government with help of RBI, government with help of RBI launches several schemes to alter the supply of money in the market, to alter the supply of money in the market, like Sukanya Samriddhi Yojana,
सुकन्या समृद्धि योजना। ये थे भाई सारे क्वांटिटेटिव वाले, सॉरी क्वालिटेटिव वाले, ये थे सारे क्वालिटेटिव वाले। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव वाले। क्वांटिटेटिव सर, द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, लास्ट में क्या बोला था? यार मैं भूल गया, मैंने देख के नहीं बोला था क्या था। किसी से पूछना, बताना क्या बोला था। पहली लाइन बताओ, मैं बता दूंगा नेक्स्ट लाइन। शांभवी पहली लाइन बताओ। The government with the help of RBI launches several schemes to alter the supply of money in the market. Alter the supply of money in the market like Sukanya Samriddhi Yojana. Sukanya Samriddhi Yojana. Like the schemes, like the schemes is called as, like one of the scheme which I quoted was Sukanya Samriddhi Yojana. ठीक है शांभवी। Now क्वांटिटेटिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्या होता है भाई? क्वांटिटेटिव कंट्रोल में हमें क्या करना है? डेफिनेटली सबसे पहला आता है बैंक रेट, ठीक है, मैं कुछ दिन पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट होता क्या आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड दिस द कंसेप्ट। सर बैंक रेट होता है जिसपे बैंक लोन देती है। किसको? कस्टमर को। एक और बात सोचिए। सॉरी, उसको देती होगी फिर आरबीआई को। बेटा एक बार गलत हो गया पेपर में, कोई सॉरी नहीं होगा, फिर हमारे रिजल्ट में एक सॉरी लिख कर आएगा, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो इससे अच्छा पढ़ ले सर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को। हाँ हाँ राइट, ही इज राइट। दीपक ने करेक्ट कर लिया था, वो तो मैं मजाक कर रहा था उससे। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, ठीक है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को क्या देती है? लोन देती है, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देता है, और इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं? बैंक रेट, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को लोन दिया, और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और इस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं बैंक रेट। अब मुझे बताओ, इन्फ्लेशन से इसका, ऑब्वियसली मेरे को महंगाई कम करनी है, तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? निवेदिता आंसर देगी। कम करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? कम करना पड़ेगा तो क्या होगा? मुझे कंसेप्ट बताओ, मुझे एक सिंगल वन लाइन आंसर मत दो। अगर निवेदिता अनम्यूट कर सकते हो तो अनम्यूट करो और मुझे आंसर दो उसका। इंदु अनम्यूट करके बताओ, ज्यादा करना होगा तो उसका आंसर क्या होगा? मुझे कंसेप्ट बताओ बेटा, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कंसेप्ट बताओ। सर इंटरेस्ट रेट ज्यादा करना होगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैंने बैंक रेट को ज्यादा कर लिया, इंटरेस्ट को ज्यादा कर लिया, ठीक है। अब बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो जो सर कमर्शियल बैंक है वो कम लोन लेंगे, मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जब आरबीआई एक ऐसी स्थिति में होगा, इसने डिसाइड कौन करता है? आरबीआई करता है। इसने इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया, तो कॉमर्शियल बैंक गधा थोड़ी है कि आरबीआई से लोन लेगा। कॉमर्शियल बैंक इतना बेवकूफ नहीं है कि आरबीआई से लोन लेगा और ज्यादा पैसे आरबीआई को दे देगा, तो कॉमर्शियल बैंक लोन लेना कम कर देगा। अगर कॉमर्शियल बैंक लोन लेना कम कर देगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास क्या? पैसे कम होंगे, और कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे तो वो कॉमन मैन को लोन नहीं दे पाएगा। ऑब्वियसली उसके पास दो ऑप्शन है। आरबीआई ने उसको लोन देना कम कर दिया, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे। जब कॉमर्शियल बैंक के पास कम है तो वो कॉमन मैन को लोन नहीं दे पाएगा। अगर वो कॉमन मैन को लोन नहीं दे पाता तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी।
ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी जिससे इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? किसको नहीं आया दोबारा पूछ लो। देखो, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना कम कर देगा। जैसे ही कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना कॉमर्शियल बैंक ने कम किया, कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लेना कम करा, एग्रीड, वेल एंड गुड। अब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम है। अब जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम है, जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम है तो वो मार्केट में और किसी को लोन नहीं दे सकता, मार्केट में और किसी को लोन नहीं दे सकता, तो मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? फाइन, फाइन। सो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। और भी चीजें इसमें ऐड करूंगा मैं, प्लीज राइट डाउन। द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक, द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक on the loans, the interest rate charged by central banks on the loans which is given by central bank, on the loans which is given by central bank, that is RBI to other financial institutions like commercial bank is called as bank rate। वो इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है जब वो लोन देता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं बेटा? उस इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब कॉमर्शियल बैंक, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं, हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या कहता है कि भाई कोई चीज कोलैटरल दो, गिरवी रखो, है ना, लाइक योर प्रॉपर्टी पेपर, ओके, ऐसी चीज कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी दो। जब बैंक रेट में क्या, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने जाता है कोई चीज कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होती है या नहीं होती? जब बैंक रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन देने जाता है तो कोई चीज कोलैटरल देनी होती है या नहीं होती? सर आरबीआई के पास तो पहले ही वो फंड होता है ना कमर्शियल बैंक वाला। हाँ, वो होता है। इसके अलावा इस लोन में कोई चीज कोलैटरल देनी पड़ती है या नहीं पड़ती? फिर तो नहीं पड़ती होगी सर। नहीं, वेरी गुड, कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नो कोलैटरल सिक्योरिटी, नो कोलैटरल सिक्योरिटी, लिख लीजिए, नो कोलैटरल सिक्योरिटी इज गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई। नो कोलैटरल सिक्योरिटी इज गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई। क्लियर? क्लियर? सबको सब बैंक तो बैंक में ही देते हैं ना, बैंक तो बैंक में ही देते हैं ना सिक्योरिटी। मतलब मैं समझा नहीं क्वेश्चन इंद्रनील में क्वेश्चन नहीं समझा आपको भाई, अनम्यूट करके बोल दे तो अच्छा होगा। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर में सिक्योरिटी चाहिए ना? बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर में सिक्योरिटी क्यों चाहिए? अब अपने अकाउंट से मुझे पैसे ट्रांसफर करो तो आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए बताओ? सर पीएनबी से एसबीआई में ट्रांसफर करे तो नहीं, क्यों सिक्योरिटी क्यों दोगे? हो सकता है आप ट्रांसफर चार्जेस दोगे, कोई बैंक ट्रांसफर चार्जेस लेती है, ठीक है, बट सिक्योरिटी क्यों दोगे? अच्छा, ठीक है। अब आते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो पे। रेपो रेट क्या होता है? कौन बताएगा? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट ये क्या होता है? कोई भी बता दो भाई। आरबीआई को लोन देता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आरबीआई जिसमें लोन लेते हैं, आरबीआई जिसमें बैंक, उल्ट गलत बोल दिया भाई इंद्रनील, इंदु ने सही बोला है। आरबीआई किसको लोन देता है? कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। सेम चीज है, जो बैंक रेट वाला कंसेप्ट है वो सेम चीज है, बट ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देगा?
इंटरेस्ट देगा, और इस इंटरेस्ट को ही रेपो रेट कहते हैं, बट इट इज फॉर अ शॉर्ट टर्म। आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया, वेल एंड गुड। कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को क्या दिया भाई? इंटरेस्ट दिया, और इस इंटरेस्ट को ही रेपो रेट कहते हैं और एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, नाउ प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। RBI gives loans to the commercial banks. RBI gives loans to the commercial banks. In return, commercial banks gives interest to RBI. In return, commercial banks give interest to RBI. In return, commercial banks give interest to RBI. Okay, commercial banks give interest to RBI. That interest rate is called as repo rate. That interest rate is called as repo rate. And this entire process lasts for a very short duration of time. This entire process lasts for a very short duration of time. बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं। ठीक है, अब रेपो रेट को बढ़ाना होगा, कम करना होगा? रेपो रेट को बढ़ाना होगा या कम करना होगा? जल्दी बताएं। बढ़ाना होगा सर। रेपो रेट को बढ़ाना होगा। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक लोन लेना छोड़ देगा, और तो कॉमन पब्लिक के पास पैसा नहीं दे पाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो रेपो रेट को बढ़ा दो तो कॉमर्शियल बैंक इतना पैसा, बेवकूफ तो है नहीं कि आरबीआई को इंटरेस्ट दे, तो ये इंटरेस्ट देना छोड़ देगा और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो आज हम यहां तक रखते हैं, बट कोई जाना मत, वेट। आज हम यहां तक रखते हैं, कल हम रिवर्स रेपो करेंगे। सबसे पहले जुनैद को कोई डाउट पूछना था पॉलिटी में से, वो पूछ लीजिए। यार एक तो ना आप लोग इंटरेक्ट करना सीखो। अब मैं दोनों जगह पढ़ाता हूँ, मैं यूपीएससी में पॉलिटी पढ़ाता हूँ, आप एक बार देखना वो क्लास इतनी इंटरेक्टिव होती है। कोई भी वीडियो देख लो, दे आस्क अ मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, मतलब नोकझोंक होती रहती है। जब इंटरेक्ट करोगे ना तभी आप सीखोगे। ठीक है, जुनैद पूछ लो क्वेश्चंस। हाँ सर, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में डाउट था मुझे। बताओ। उसमें सर आपने एक पॉइंट लिखाया था कि अ मिनिस्टर इज रैंडमली अपॉइंटेड एज पर द चॉइस ऑफ पीएम, बट द मिनिस्टर इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, बट ही इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। तो जैसा आपने बताया था कि वो उसे डिजाइन करना पड़ेगा, तो उसकी कंपल्शन होगी या वो डिनाई भी कर सकता है उस चीज को? नहीं, वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसा एक सिस्टम होता है जो कि ब्लेंड होता है प्राइम मिनिस्टर। मैं ऐसे एक बार रफली समझा देता हूँ, ठीक है? फाइन। यस सर। क्वासी देखो, एक तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे जो जैसे हमारे देश में होता है कि प्रधानमंत्री पीएम इलेक्ट होते हैं, और पीएम क्या करते हैं, पीएम के अंडर जैसे अमित शाह है, मिनिस्टर है, ठीक है, राजनाथ सिंह है, ठीक है, मिनिस्टर है, और यहाँ पे मोदी जी पीएम है। दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है, जैसे अभी जो बिडेन, ठीक है, प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके अंडर मिनिस्टर्स होंगे। क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है, क्वासी का मतलब ही होता है सेमी, और ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मर्ज होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, दोनों का ब्लेंड होता है, ठीक है, ब्लेंड, अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। और ये पाया जाता है कंट्रीज लाइक फ्रांस और रशिया में होता है, ठीक है, फ्रांस एंड रशिया में ये सिस्टम पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने क्या पढ़ा ये बताओ। एक
प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, यही पढ़ा होगा। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बाय द पीपल। प्रेसिडेंट को लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय द पीपल। प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपने चॉइस का एक प्राइम मिनिस्टर रखता है, एक बंदे को अपने चॉइस का प्राइम मिनिस्टर रखता है, राइट? यस सर। ठीक है। अब ये प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं कि भाई इसको मेरे मिनिस्टर्स अपॉइंट कर लो। प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं इसीलिए क्योंकि ये हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, और इसलिए इसका नाम क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्योंकि ये ज्यादातर प्रेसिडेंट इलेक्शन से समान है, ठीक है। तो इसका नाम क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। फिर वो एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज आज हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है बताओ, जल्दी बताओ। अबे देश के प्रेसिडेंट कौन है भाई साहब? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक है। अब कहने का मतलब है रामनाथ कोविंद इलेक्ट हुए, ठीक है, लोगों ने चुना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रामनाथ कोविंद इलेक्ट हुए, उन्होंने मोदी जी को पसंद किया और मोदी जी को कोई इलेक्शन नहीं हुआ, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया। अब मोदी जी बोलेंगे कि भाई अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी को मेरे मिनिस्टर बना दो, तो मोदी जी प्रेसिडेंट को बोलेंगे और प्रेसिडेंट उनको मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। दिस इज क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब हाँ बोल। जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये वी आर टॉकिंग अबाउट होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑल दैट, yeah, various departments, and those people who are appointed as ministers, they are specialists in those field. हमारे देश के तरफ ऐसा नहीं होता है कि भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो मिनिस्टर, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और दे हैव एन एक्सपीरियंस, ठीक है। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं ये लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते। लेजिस्लेचर का मतलब मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है, देखो एक स्टेट को, एक गवर्नमेंट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक गवर्नमेंट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं, एक स्टेट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एक गवर्नमेंट को आप 3 हिस्से में बांट सकते हो। गवर्नमेंट को मत बांटो, स्टेट को बांटो। एक स्टेट, यहां जब मैं स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब देश है, नेशन, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब गुजरात की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जुडिशरी, ठीक है। अब लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा, यस सर, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव अभी रहने तो आपको जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव में परमानेंट एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, वो अलग चीज है, ठीक है। अब हमारे देश में क्या होता है, मिनिस्टर्स बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है, मिनिस्टर्स बैठते हैं और वो लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं। बट क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो लोकसभा में बैठते भी हैं, वो हाउस की प्रोसीडिंग को, क्योंकि इस जो भी मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है उसको कहीं तो जवाब देना है, कहीं तो जवाब देना है, तो वो लेजिस्लेचर में बैठेंगे जरूर, वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं होंगे, और अगर इनको रिमूव करना है तो लेजिस्लेचर में ही कार्रवाई होगी, ठीक है। द प्रोसीडिंग्स विल टेक प्लेस इन लेजिस्लेचर बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। And quasi presidential system is a rare type of government which is blend of parliamentary form of government and presidential form of government, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छी बात है कि तू वो वीडियोस देख रहा है मेरे, कंप्लीट कर ले तो तेरी पॉलिटी बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सर एक और डाउट भी था, पूछ ले। सर अल्टीमेट वीटो पावर आपने बताई थी वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी है? हाँ, वीटो पावर ये होता है, देखो अगर आप, वीटो पावर ये होता है कि मतलब कि आपके पास देखो मैं एक बिल को एक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया, लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया, वहां से वो बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा से बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास गया। अगर प्रेसिडेंट ने इसको साइन करा तो बिल बन जाता है एक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने इसको साइन करा तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया, बिल वहां से राज्यसभा में गया और प्रेसिडेंट ने इसको साइन करा तो बिल बन जाता है एक्ट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को इस बिल में कुछ गड़बड़ लगता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को एक बार वापस भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल वो अलग चीज है,
ठीक है, प्रेसिडेंट उस एक बार उस बिल को वापस भेज सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा से मांगने के लिए कि भाई तूने कुछ गलत किया है, इसको रेक्टिफाई करो। अगर लोकसभा ने और राज्यसभा ने उसको वापस भेज दिया दोबारा कि भाई हमें तो सही लगता है, हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ चारा नहीं है कि उसको साइन करना ही होगा। जो एक बार वापस भेजते हैं उसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, उसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं करना चाहता तो प्रेसिडेंट के पास एक एब्सोल्यूट पावर है, एक एब्सोल्यूट पावर है, वो कुछ नहीं करेगा। यही तो रूल है कि वो वापस नहीं भेज सकता, वो उठाएगा उसको अपने टेबल पर रख देगा, बोलेगा ना मैं वापस भेज रहा हूं ना मैं साइन कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो। ना मैं वापस भेज रहा हूं, आपने ये कहा ना कि एक बार से ज्यादा मैं वापस नहीं भेज सकता, नहीं भेज रहा भाई, ना मैं इसको साइन कर रहा हूं। और इसको एब्सोल्यूट वीटो इसलिए कहा जाता है इस पॉकेट वीटो को, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो की पावर है, इसमें भारत में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहेगा, जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहेगा। और सर फिर इम्पीचमेंट भी नहीं हो सकती ऐसे केस में? ऐसे केस में क्या प्रेसिडेंट कुछ गलत करेगा तभी तो इम्पीचमेंट होगी, ऐसे थोड़ी ना आप। और इम्पीचमेंट के प्रोसेस में आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करते हो तो प्रेसिडेंट के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, यूजिंग लाइक विद द हेल्प ऑफ एन एडवोकेट और बाय हिमसेल्फ। ओके ओके। उस केस में तो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को गलत तरीके से वो कर रहे हैं, ठीक है। चलो दैट्स सर एब्सोल्यूट वीटो ऑर्डिनरी और मनी बिल दोनों में यूज होते हैं? नहीं, मनी बिल में नहीं होते। एब्सोल्यूट वीटो हो सकते हैं, वो तो किसी भी बिल में हो सकते हैं, बट सस्पेंसिव वीटो मनी बिल में यूज नहीं हो सकते, सस्पेंसिव वीटो नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट हर जगह यूज हो सकता है, ठीक है। यस सर। ओके फाइन। अब मेरे को ना एक बार दोबारा से ये बता दीजिए कि कौन कौन बच्चे ना आज फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास अटेंड कर रहे थे, प्लीज़ बता दीजिए किस किस ने अटेंड किया था। ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे, दोबारा बताना एक बार। एक मिनट मैं देखता हूँ, यार वो बहुत ऊपर चली गई। अश्मिता एक मिनट, अश्मिता, रवनीत, दीक्षा, शिवानी, इंदु, ऋषभ मनीष जयसलूंकर, ऋषभ मनीष जयसलूंकर का मनीष का 4th क्लास है, बाकी लोगों का फर्स्ट या सेकंड क्लास है, ठीक है। सर स्वाति भी है। स्वाति, ओके फाइन। मैं नीचे नहीं देख रहा, मैंने पहले जो लिखा था ना वो देख रहा हूँ। मनीष, राधिका टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, फाइन। राधिका गुड इनफ, राधिका, स्वाति, रवनीत इज देयर, विनीत इज देयर, विनीत सेकंड क्लास इज देयर, इंदु। चलो थैंक यू सो मच गाइस। ऋषभ इज देयर, ओके लिख लिया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, गुड डे। अभी तो मेरे को इवनिंग क्लास लेने की आदत है, चलो ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? ओके सर, करंट अफेयर्स वाला वो साइट बताना एक बार। करंट अफेयर्स मैं बता दूंगा, एक मिनट। ऋषभ, यू मे प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू अंजलि मैम, शी इज वेल वर्स्ड विद इट, ओके। आई डोंट माइंड विद द थिंग्स बट आई एम मोर वर्स्ड टू यूपीएससी सिलेबस, सो आप अंजलि मैम से पूछना, ठीक है। अंजलि मैम से पूछना, वो बता देंगे, ओके। करंट अफेयर्स के लिए यार मैं यहाँ लिख देता हूँ, तू बार बार मुझसे गलत काम करवा। वैसे पढ़ने का मन नहीं करता, सुनने का मन ज्यादा करता है। वहां से पढ़ोगे तो मन करेगा, चलो ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।